डीमार्ट और कोई नहीं बट एवेन्यू सुपरमार्केट स्टोर पिछले 1 साल से 37% का राइज़ हुआ है और पिछले 3 साल में अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 15% का राइज़ हुआ है। अगर 2021, 22, 23 की बात करें ये स्टॉक ने ज़्यादा परफ़ॉर्म नहीं किया था लेकिन 1 साल में अच्छी खासी मूवमेंट आई 37%। तो काफ़ी निवेशकों का ये क्वेश्चन था कि आगे जाके डीमार्ट स्टोर में करना क्या है? तो चलिए आज उस पे बारे में बात करते हैं और ये क्वेश्चन पूछा है ज्योति देसाई ने और मधुकू मोहन ने पूछा ये क्वेश्चन कि डीमार्ट में क्या करना चाहिए? तो चलिए एक पूरा एनालिसिस करते हैं डीमार्ट स्टॉक का और डीमार्ट के भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं यहाँ से, बहुत सारे चैलेंजेस तो आपको भी पता है ई-कॉमर्स से ही आ रहे हैं। बहुत ही स्टिफ कॉम्पिटिशन आ रही है ई-कॉमर्स से क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये ग्रोसरी प्रोडक्ट्स है, ये मर्चेंडाइज़ है, तो क्या होता है कि ई-कॉमर्स ने अभी जिस तरह से गड़बड़ डिलीवरी कर रहे हैं ना, वहाँ से बहुत बड़ी चैलेंजेस आ रही है। तो चलिए बात करते हैं कि डीमार्ट वर्सेस ई-कॉमर्स क्या डीमार्ट ये चैलेंज जीत पाएगा जहाँ आगे जाके डीमार्ट अपना झंडा लहराएगा जिस तरह से आगे के सालों में इनिशियली आपको पता है जब ये कंपनी लिस्ट हुई क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दिया है। इनिशियली 3-4 साल में एक बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक था डीमार्ट। बाद में जैसे ही ई-कॉमर्स आने लगा पीछे 4 साल से ना वो कहते हैं ना तेज़ी ठंडी हो गई और तो भी डिसेंट रिटर्न है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग इंसेप्शन से भी बात करें तो कुछ 28% सीएजीआर का रिटर्न तो व्हिच इज़ गुड रिटर्न ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या इस तरह का रिटर्न आगे जाके आएगा वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आके देखते हैं डीमार्ट स्टोर के बारे में और मीनव्हाइल गाइस मैं प्रेजेंटेशन ओपन करूँ तब तक आप गाइस अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब डू लाइक दिस वीडियो गाइस क्योंकि यहाँ हम लोग आपके स्टॉक्स आपको जो स्टॉक्स को रिव्यू करना है हम लोग बहुत डिटेल में बात करते हैं और अगर आप चाहते हो कि कोई आपका स्टॉक रिव्यू किया जाए प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए नेक्स्ट कुछ वीडियो में विल टेक दैट स्टॉक ऑल्सो चलो टॉकिंग अबाउट डीमार्ट गाइस डीमार्ट अगर हम लोग बात करें जैसे मैंने बोला है कि पिछले 10 साल में ओवरऑल बात करें तो 28% का रिटर्न है 3 साल का सॉरी ये सेल्स ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ 27% का है, 3 साल का 28 और इस साल का 19% इस साल थोड़ा पिछले सालों से थोड़ा कम है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इस साल 11 है, 3 साल का 32 है, तो ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन भी उन्होंने मेंटेन किया है, कोई दिक्कत नहीं, 10 साल का भी 32% है। स्टॉक प्राइस सीएजी अगर वो देखो तो 3 साल का 14 है, 1 साल में ऑलमोस्ट 34% का ग्रोथ है। ओवरऑल 5 साल में 28% का रिटर्न है व्हिच इज़ नॉट एट ऑल बैड। आरओई उनका डिसेंट है एक्चुअली 15 के ऊपर होना चाहिए लेकिन बिकॉज़ ये ग्रोसरी बिज़नेस है तो यहाँ एक हमेशा ये इश्यू तो रहेगा, आरओई का थोड़ा इश्यू रहेगा। चलिए हम लोग अभी आगे जाते हैं, तो आगे हम लोग अगर देखते हैं कि इनके सेगमेंट क्या है, तो इनके सेगमेंट है डेली फ्रोज़न, फिर होम फर्निशिंग, ओके होम एंड फर्नीचर, ग्रोसरी टॉयज़ एंड फुटवियर ये मेन इनके प्रोडक्ट्स हैं और उनके मार्जिन सबके अलग-अलग है। लेकिन हाँ, अगर बात करें तो स्टेपल्स और ग्रोसरी का बड़ा बिज़नेस है इनका और एट द एंड ऑफ द डे वहाँ से मेजर चंक आ रहा है। मर्चेंडाइज़, टॉयज़ वो सब में आ रहा है लेकिन इतना नहीं, फुटवियर में भी इतना बड़ा है नहीं, उनका मेन है कॉम्पिटिटिवनेस ग्रोसरी बिज़नेस में। और जहाँ मार्जिन कम होता है, वही एक प्रॉब्लम आ जाती है इन सब को बिज़नेसेस की। जब हम लोग कैटेगरी वाइज़ देखें तो जैसे फूड जैसे वही ग्रोसरी और वो फूड ऑलमोस्ट 59% है, मर्चेंडाइज़ 23% ही है और नॉन फूड ऑलमोस्ट 21% है। सो दिस इज़ हाउ द ब्रेकअप इज़ देयर रेवेन्यू वाइज़ अगर आप ब्रेकअप की बात करें लेकिन जब हम बात करते हैं कि एक्स डीमार्ट का एक्सपेंशन कैसा है कंपेयर टू ई-कॉमर्स तो अगर फिजिकल ऑफलाइन स्टोर्स की बात करें तो ऑफ कोर्स 23 सिटी में ये एक्चुअली है और मोस्टली सभी बड़े रीजन्स में ये एक्चुअली ऑलरेडी ऑफलाइन स्टोर्स है व्हिच इज़ वेरी गुड व्हिच इज़ अगर एक तरह से देखो तो उनका सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि ये जो स्टोर बाय करते हैं उनकी लैंड भी यही एक्वायर करते हैं और उसके वजह से क्या हो रहा है कि इनका जो रेंटल कॉस्ट नहीं होता है और वही रेंटल कॉस्ट जो बचाते तो वही उनका मार्जिन में रिफ्लेक्ट और वहीं वो जो बड़े-बड़े कॉम्पिटिटर्स थे रिलायंस बिग बाज़ार और उन सब के सामने कॉम्पिटिशन में उतर पाए थे जब हम लोग ऑफलाइन स्टोर की बात करते हैं। लेकिन जब हम लोग ई-कॉमर्स की बात करते हैं तो वहाँ तो कुछ अलग ही सीन है। आपको भी पता है कि ई-कॉमर्स में ऐसे कोई फिजिकल स्टोर नहीं चाहिए बट आपकी डिलीवरी सिस्टम बहुत ही फास्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डीमार्ट के पास है, डीमार्ट रेडी आपको पता है कि वो भी इस तरह से ही सप्लाई करती है लेकिन
उसका पेनिट्रेशन उस तरह से नहीं हुआ जितना आप बात करो अमेज़न, जियो, ब्लिंकिट या बिग बास्केट, इन सब का बहुत ही अच्छा पेनिट्रेशन हुआ है ओवर द ईयर्स और वही सबसे मेजर कॉम्पिटिशन आती है। तो और उस तरह से अगर हम लोग बात करेंगे ये कंपैरिज़न जब हम लोग डीमार्ट किसी और से एवेन्यू सुपरमार्केट हम लोग ट्रेंड से कंपेयर करते हैं या वेदांत, लेकिन डायरेक्ट कंपैरिज़न इससे नहीं है क्योंकि काफ़ी हद तक एवेन्यू सुपरमार्केट आपको भी पता है कि वो ग्रोसरी वो सब बेचते हैं, तो इसीलिए ट्रेंड जो है वो डायरेक्टली मर्चेंडाइज़र वो सब है। लेकिन तो इसमें अगर आप देखोगे तो आरओई, आरओसी देखोगे तो 15 है, आरओसी 20 है डीमार्ट का, जबकि यहाँ अगर आप देखो तो 27 का आरओई है ट्रेंड का और आरओसी 23 है। ओके, वेदांत का भी 27 और 21 तो उनका काफ़ी अच्छा है। इवन आरओए आरओए ऑफ कोर्स एवेन्यू सुपरमार्केट का है क्योंकि उनकी खुद की प्रॉपर्टीज़ है और ओवरऑल अगर आप बात करो तो पी भी ज़्यादा ही है, 123 का तो अभी पी है एवेन्यू सुपरमार्केट का, ट्रेंड का 221 है। आप बोलोगे यार 221 में कौन-सी कंपनी ग्रो होती है? तो हाँ भाई ट्रेंड ग्रो हो रही है, अब सालों से बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। वेदांत का 61 है। जब हम लोग ये देखते हैं कि भई ओवर द टाइम अगर ये कंपनीज़ ने रिटर्न कैसे दी है। सो रिटर्न की जब हम बात करते हैं तो 1 मिनट या सो रिटर्न की हम लोग बात करें तो 3 साल का रिटर्न ऑलमोस्ट 14% और वो ट्रेंड का ऑफ कोर्स बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने ग्रो भी इस तरह से किया। लेकिन तो आप बोलोगे कि उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो 14% है और जबकि एवेन्यू सुपरमार्केट 8.6 है। तो क्या एवेन्यू सुपरमार्केट का मार्जिन बढ़ सकता है कंपेयर टू ट्रेंड? नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि ट्रेंड जो है वो मर्चेंडाइज़ बेचती है, ज़्यादा कपड़े बेचती है, तो वहाँ मार्जिन ज़्यादा चार्ज हो सकता है। ग्रोसरी में क्या चार्ज होगा? अगर आपके पास अमूल घी है, अमूल घी आप बेच रहे हो तो आप सिर्फ़ ₹15 भी ज़्यादा रखोगे और कॉम्पिटिटर ₹15 कम करेगा तो आपसे कोई लेने नहीं आएगा। क्योंकि ग्रोसरी में तो कस्टमर ये देखता है कि कहाँ से मुझे सस्ता मिल रहा है। करेक्ट? इसमें आईएसआई मार्क होता है तो उसमें वो नहीं होता कि मिलावट हो जाएगी या वो तो उसको अगर रिलायंस से ज़्यादा सस्ता मिल रहा है या बिग बास्केट से या कहीं और से अमेज़न या जियो मार्ट से तो वहाँ से खरीद लेगा वो ये सॉरी डीमार्ट में क्यों आएगा? और यही चीज़ आपको समझनी चाहिए कि एज़ एंड व्हेन स्मार्टफ़ोन पेनिट्रेशन तो ज़्यादा हो ही गया है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐप हो यूज़ कर रहे हैं ना, तो वहाँ से इनकी कॉम्पिटिशन इतनी बढ़ जाती है कि डीमार्ट चाहे तो भी ज़्यादा चार्जेज़ नहीं लग सकता इन सब ग्रोसरी बिज़नेस में और उसके वजह से इनका मार्जिन हमेशा लोअर रहता है। लेकिन हाँ, ये लोग वॉल्यूम में काम करते हैं। तो आप बोलोगे क्या तो यहाँ से प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है। देखो इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। इंडिया आगे जाके भी काफ़ी ग्रो होगा, डिमांड बढ़ने ही वाली है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डिमांड के साथ ये कंपनी भी बढ़ेगी, लेकिन उनकी पेस और ई-कॉमर्स स्पेस में गैप तो रहने वाला है। इनकी ग्रोथ और ई-कॉमर्स ग्रोथ से ई-कॉमर्स में क्या होता है देखो क्या कि कोई भी ई-कॉमर्स आता है ना, उनको मार्केट कैप्चर करना होता है और जब मार्केट कैप्चर में करने लगते हैं ना, तो वो लोग प्रॉफिटेबिलिटी साइड में रख देते हैं। जबकि ये सब कंपनी को डीमार्ट जैसे स्टोर को नो उनको प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। और इसलिए वो लोग अनशन्ड प्राइसेज़ नहीं रखेंगे। हाँ, लेकिन उनका कहते हैं ना कि नेगोशिएशन पावर बहुत ही अच्छा होता है सप्लायर के साथ क्योंकि एट द एंड ये लोग बल्क में बेचते हैं। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जब हम लोग फिर बात करते हैं कि ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न तो देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो ऑफ कोर्स 75% तो प्रमोटर के पास ही है। मिस्टर राधाकृष्णन अभी वन ऑफ द बेस्ट प्रमोटर यू कैन हैव। मिस्टर राधाकृष्णन धमानी है तभी ये कंपनी इतनी टिक पाई नहीं तो मेनली ऐसे सब बिज़नेस काफ़ी सारे बिज़नेस हमारे बिल्डिंग के नीचे भी जैसे कुछ नाम देता हूँ तो हिंद सुपरमार्केट था और वो सब था तो बंद हो गए यार। बड़े-बड़े स्टोर ओपन करते हैं, नहीं बिक पाते तो बंद हो जाए तो नो डाउट नो यू शुड सैल्यूट राधाकृष्ण दमानी टू कि इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी ना इस तरह का मॉडल जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया और इतने साल से ये कंपनी परफ़ॉर्म करती जा रही है। तो सैल्यूट है उनको नहीं तो ये मॉडल ईज़ी नहीं है परफ़ॉर्म करना क्योंकि जब आपके कॉम्पिटिशन क्विक कॉम ई-कॉमर्स के साथ होती है। स्टोर वाइज़ एडिशन आप देखोगे हो रहा है, स्लोली एंड ग्रेजुअली हो रहा है, तो ओवरऑल ये अपटिक ही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलमोस्ट अभी 365 स्टोर्स स्लोली एंड ग्रेजुअली ऐड हुए हैं। सिमिलरली जब हम बात करते हैं कि भई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी नो डिसेंट डिसेंट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रोथ आ रहा है इसमें।
ईबिटा मार्जिन, अब ईबिटा मार्जिन आप यहाँ देखो कि ये ईबिटा मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट है, ठीक है? तो 8.6 था, 7.3, 8.2, 8.7, 8.3, तो इसमें मैंने जैसे आपको बोला कि क्यों इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। देखो, ईबिटा मार्जिन तभी इम्प्रूव होगा जब आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग बढ़ेगी, जब आपका ग्रॉस मार्जिन बढ़ेगा। आप कॉस्ट कम करके कितना कर पाओगे? ज़्यादा कम नहीं कर पाते, और ये मॉडल अगर कॉस्ट कम कर के आगे बढ़ना है, तो ये मॉडल टिक नहीं पाएगा। टिकेगा तभी जब आप एक्स्ट्रा मार्जिन चार्ज कर पाओ अपने प्रोडक्ट पे, और उस एक्स्ट्रा मार्जिन की वजह से आपका ईबिटा बढ़ेगा। तो यही प्रॉब्लम होगा इन सब कंपनियों का, कि इनका ईबिटा मार्जिन उस तरह से नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ना चाहिए। ये स्टैग्नेंट रहेगा। जबकि अगर आप बोलोगे ट्रेंड हो या वो सब हो जो कपड़े के, तो उनके मार्जिन बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो बेस्ड ऑन द ब्रांड दे कैन चार्ज हायर प्राइस। यहाँ हायर प्राइस नहीं है, यहाँ कैप हो जाता है, और यहाँ मैक्सिमम रिटेल प्राइस के ऊपर आप नहीं जा सकते। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जब आप डीमार्ट को एनालिसिस करें। सिमिलरली, मैं जैसे बोला कि गुड बट नॉट द बेस्ट, एवेन्यू सुपर ग्रॉस मार्जिन रोज ईयर ऑन ईयर फॉर द सेकंड कॉन्सेक्यूटिव, तो अभी मार्जिन तो बढ़ा है, ओके, लेकिन आप देखो कि 12.4 था, 14.3, 14.9, वही एक रेंज में घूम रहा है, और अभी 13.7 से 14.9 है, जो ओवरऑल पहले क्वार्टर 1 23 में 15.8 था। सो ये ग्रॉस मार्जिन की बात है। जैसे मैंने बोला, ग्रॉस मार्जिन क्यों नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, और आप उस तरह से ज़्यादा पास चार्ज नहीं कर पाते। ईबिटा मार्जिन भी आप देखो अभी 8.9 है, लेकिन ओवर द इयर्स यही रेंज में वो घूमता रहता है, 9.6 से 8.9, बीच में वो 10.3 भी गया था। आप देखो, जैसे आपका ग्रॉस मार्जिन बढ़ता है, उसका पूरा इम्पैक्ट आपका ईबिटा मार्जिन में आ रहा है। तो और आगे जाके भी आपको समझना पड़ेगा, अगर हाँ, वो कुछ मर्चेंडाइज़ ज़्यादा बेचे, यानी कपड़े, जूते उनके स्टोर से, तो वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। लेकिन अगर ग्रोसरी बिज़नेस में ही डिपेंडेंट है, तो भूल जाओ, क्योंकि क्विक कॉमर्स जो होते हैं, वो लोग तो ऐसा प्राइस चार्ज करते हैं कि आपको तो फिर देखो, आपके पास कुछ बचता ही नहीं है, और इनके पास कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं, वो तो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे ज़िंदा होते हैं, तो उनको फिज़िकल तो कोई प्लेटफ़ॉर्म रखना है, तो उनकी कॉस्ट ऐसे ही कम होती है। सिमिलरली अ, अगर हम लोग कट अबाउट द रेस्ट, तो डीमार्ट अगर हम लोग बात करें कि डीमार्ट इज मोस्ट एफिशिएंट ग्रोसरी रिटेल इन द वर्ल्ड, तो जैसे मैंने बोला, सैल्यूट है राधा कृष्ण दमानी को, इतना डिफिकल्ट बिजनेस भी वो इतनी अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। करेक्ट। तो ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप बात करो तो 7.4% है, जो अगर हम बीआईएम टर्की की बात करें 6.2, केयरफॉर जो यूएई में है, वॉलमार्ट यूएस में 2.5, ये भी 2.4, जो टेस्को है वो अपने इंग्लैंड में है, देन एडी यूके 1.2, कॉस्टको 7, सो कितना टफ बिज़नेस है। अब ये देख के ही पता चल रहा है कि अक्रॉस द वर्ल्ड क्यों इस तरह से ये स्टॉक नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि एट द एंड ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव है नेस है। प्लस आपका जो फीलिंग होता है, जिस तरह से जैसे-जैसे आपका मटेरियल तो नहीं बोल सकते, प्रोडक्ट्स खत्म होते हैं, कितनी रिप्लेनिशमेंट फास्ट होती है, और किस तरह से फास्ट ये लोग डिलीवर कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं। वरना, और कितने सारे ऑलमोस्ट लाख के ऊपर एसकेयू होते हैं, लाख के ऊपर एसकेयू होते हैं, उनको हैंडल करना ईज़ी नहीं होता है। तो ओवरऑल अगर आप डीमार्ट ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट ग्रोसरी रिटेलर इन द वर्ल्ड, ठीक है? 1 ईयर का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कैसा रिटर्न रहा है इसका। वैल्यूएशन अगर हम लोग बात करें बाकी सब स्टॉक से, तो ये आपको बहुत ही सस्ता मिलेगा। 11.2 लगेगा कंपेयर टू ट्रेंड, आदित्य बिरला फैशन, शॉपर्स स्टॉप, वी मार्ट, वी टू, और उनके सबके खुद के रीजन भी है, जहां वो लोग मर्चेंडाइज ज्यादा बेचते हैं रेदर देन ग्रोसरी, तो वहां उसके वजह से एवेन्यू सुपरमार्केट मार्जिन थोड़ा कम होता है, तो उनको बेसिकली अगर वैल्यूएशन कंपैरेटिवली भी ये सब अदर रिटेल कंपनी से कम है। अदर सब रिटेल, क्योंकि अदर रिटेल कंपनी तो काफ़ी ऊपर है। जैसे मैंने वो देखा हमने कि ट्रेंड का पी रेशियो तो ऑलमोस्ट 221 का है, करेक्ट? चलिए, अभी अब लोग अगर हम लोग आउटलुक की बात करें, तो कि भाई हाँ भाई, चलो ये बिज़नेस इम्प्रूव हो रहा है ग्रेजुअली, नो डाउट अबाउट इट, स्लोली एंड ग्रेजुअली। अगेन जून क्वार्टर रिज़ल्ट की बात करो तो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं था, लेकिन हाँ, जो ग्रॉस मार्जिन का उनका जो वर्स्ट पोज़ीशन था, वो अभी ऐसा लग रहा है कि पीछे रह गया है।
सो दैट इज़ अ गुड पॉइंट, दैट इज़ अ गुड पॉइंट कि चलो कमेंडेबल पॉइंट है कि हाँ, चलो एक मार्जिन में तो उनका इम्प्रूवमेंट आ गया, जो पहले प्रॉब्लम था। लेकिन ऐसा कुछ सेल बढ़ रहा है लेकिन स्टेडी रेट से बढ़ रहा है, ऐसा एक्सेप्शनली नहीं बढ़ रहा है। सिमिलरली स्टैंडअलोन ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंड ईयर ऑन क्वार्टर तो वही मैंने बोला थोड़ा इंक्रीज होके वो 14.9% गया है, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन यहाँ से आप एक्सपेक्ट करो कि यार ये 17, 18, 20% ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता बिकॉज़ ये बिज़नेस मॉडल ही ऐसा है। ओके। सिमिलरली जब हम बात करते हैं कि ग्रॉस मार्जिन एडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू जनरल में एपर जो वही है कि मैंने कैसे बोला कि आपको अगर आप कपड़े बेचते हो, जो डीमार्ट में कपड़े का सेगमेंट है, शूज़ का सेगमेंट है, वहाँ अगर आप कपड़े बेचते हो, तो आपका मार्जिन बढ़ेगा। लेकिन आप ग्रोसरी बेचोगे तो वहाँ से आपका नहीं बढ़ सकता है। सिमिलरली व्हिच इज़ रिस्की इन नेचर तो वही है कि ग्रोसरी वो सॉरी मर्चेंडाइज़ की वजह से बढ़ा है। अगेन मर्चेंडाइज़ रेवेन्यू अभी 22% है इन 2024 कंपेयर टू 23% इन फाइनेंशियल तो 22 से 23% ही आपका ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ से आपका मार्जिन बनने की शक्यता है लाइक अदरवाइज़ 76% 77% में कुछ चेंज नहीं होगा। अगर वहाँ कोई चेंज नहीं आता है तो आपका ग्रॉस मार्जिन नहीं बढ़ सकता है। सिमिलरली अभी अ, क्यों डिमांड का ग्रोथ कम हो रहा है? तो रिसेंट इकोनॉमिक स्लोडाउन एज़ डिस्कस कर तो वो इनिशियली जब इन्फ्लेशन हाई था उसके वजह से वो डिमांड कम हो रही थी तो उसका भी इम्पैक्ट आया है। अगेन रिलायंस इज अ प्राइमरी कॉम्पिटिटर हैज़ एक्सपेंडिंग स्टोर नेटवर्क कंसिडरेबल फास्टर देन डिमांड। तो डिमांड तो बढ़ा है लेकिन रिलायंस रिटेल जो मुकेश अंबानी की कंपनी है, देन रिलायंस की कंपनी है ना, वो बेसिकली बहुत ही फास्ट एक्सपेंशन कर रही है। और वन ऑफ अगर हम रिलायंस कंपनी की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यूएशन अगर कोई कंपनी डिराइव करती है तो रिलायंस रिटेल। सो ऑफ कोर्स उनके नेटवर्क बहुत फास्ट भाग रहे हैं। अगेन राइजिंग इनपुट कॉस्ट इंक्रीज कॉम्पिटिशन प्रमोशनल ऑफर्स के वजह से भी आपके मार्जिन थोड़े कम होते हैं। Also future prospects of DMart. So DMart का strong potential है, हेल्दी बैलेंस शीट विद नो डेट एंड स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एफिशिएंसी तो बैलेंस शीट देखोगे तो कोई प्रॉब्लम दिखेगी ही नहीं आपको। अगेन स्टोर एडिशन भी काफ़ी हो रहे हैं, स्लोली और स्लोली है यानी काफ़ी यानी ठीक-ठाक हो रहे हैं। हाँ, इनकी पेस कम हो गई लेकिन हाँ, आगे जाके बेसिक स्टोर्स ऐड होने वाले मॉडरेशन इन्फ्लेशन विल इम्प्रूव तो इन्फ्लेशन अगर नीचे जाता है तो इनकी डिस्क्रिप्शन तो वही है घर से भी वही होता है कि बहुत फ्लेक्सिबल होता है, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है और डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो ये सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है और मैं मानता हूँ कि यही एक रीज़न है जहाँ मैं थोड़ा स्केप्टिकल होता हूँ डीमार्ट के लिए। Similarly, converting store for e-commerce, it closed on 2 ऑफिस स्टोर इन मुंबई, 2 स्टोर उन्होंने कम कम करके और वो लोकल फुलफिलमेंट सेंटर यानी ई-कॉमर्स डिलीवरीज़ के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। एंड दिस द फर्स्ट टाइम द कंपनी इज़ क्लोज्ड फ्रॉम दिस आईपीओ। तो ये बताता है कि ये एक तरह का इंडिकेशन है कि भई डीमार्ट को भी लग रहा है कि भई हमें ई-कॉमर्स ज़्यादा जाना चाहिए। डीमार्ट रेडी एक है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उसका प्रेज़ेंस इतना बड़ा नहीं है जितना जियो मार्ट या आप अमेज़न की बात करो। बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन है वहाँ और इसीलिए ना दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इंटू कॉमर्स ले देखते हैं आगे-आगे जाके कितना हो सकता है। अगेन ग्रोसरी मार्केट जो है ऑलमोस्ट 650 मिलियन है एंड विल ग्रो बाय 880 फ 8850 बिलियन बाय एंड ऑफ 10 तो ग्रोथ ऑफ 9%। ये 885 है सॉरी थोड़ी गड़बड़ हो गई हमारे से सो लेकिन हाँ, ऑलमोस्ट 9% से ग्रो होगा। सिमिलरली ज़ेप्टो 40 सिटी में आ रहा है टारगेटिंग 70 टू 75 मिलियन हाउसहोल्ड तो ज़ेप्टो भी आ रहा है। अगेन 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी बाय स्टोर ज़ेप्टो बिलीव्स दैट विल बी बिकम बिगर देन डीमार्ट सेल्स इन नेक्स्ट
12 18 टू 24 मंथ्स। आप समझो, इस तरह के कॉम्पिटिटर आते हैं ना तब प्रॉब्लम होती है। देखो, कोई भी आप अमेज़न की बात करो, जियो मार्ट की बात करो, ज़ेप्टो की बात करो, बिग बास्केट, ब्लिंकिट, ये सब प्राइवेट इक्विटी वाले फ्रैंचाइज़ीज़ है, ओके? और कंपनीज़ होती हैं। उनको कोई पड़ी नहीं होती है कि हमें प्रॉफ़िट बनेंगे, नहीं बनेंगे। उनका होता है मेन कि मार्केट शेयर लो और जिस दिन वो चार्ज करना चालू करते हैं, वो प्रॉफ़िटेबल हो जाते हैं। जैसे आपने देखा ज़ोमैटो इनिशियली नेगेटिव था, अभी वो प्लस में आ गया। काफ़ी सारे अदर कंपनीज़ हैं जो नेगेटिव रहते हैं, मार्केट शेयर पकड़ने में कॉन्संट्रेट करते हैं और जब पकड़ में आते हैं, फिर वो प्राइस बढ़ाते हैं। तो यही चीज़ है इन सब कंपनीज़ के बारे में और उसके वजह से आपके सामने जब हम डीमार्ट की बात करें, तो भई राधा कृष्णन दमानी तो बोलेगा, भई मुझे तो प्रॉफ़िट पहले कमाना है। और जब आप प्रॉफ़िट कमाने जाते हो, आप अपना प्राइस लोअर नहीं करते हो, तब फिर आप अपने कॉम्पिटिटर के सामने टिक नहीं पाते हो। तो आगे जाके डीमार्ट को भी फिर डिस्काउंट करना पड़ता है वो सब। तो ये एक सबसे बड़ा थ्रेट है जो डीमार्ट को फेस होगा। अगेन कंपनी लाइक जियो, ब्लिंकिट, बिग बास्केट यानी कन्वीनियंस बढ़ता जा रहा है। अगेन कोई ब्रांड रॉयल्टी नहीं है। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे आपको सब्ज़ी लेनी है, चलो आपको यानी कोई निविया की क्रीम लेनी है, तो आप जाके जियो मार्ट में देखोगे, अमेज़न में देखोगे या डीमार्ट रेडी में देखोगे और जहाँ सस्ता मिलेगा उठा लोगे क्योंकि आपको भी पता है कि भाई कंपनी तो सेम ही प्रोडक्ट बेचती है ना, प्रोडक्ट में थोड़ी फ़र्क है। तो उसकी वजह से ऐसी कोई ब्रांड रॉयल्टी नहीं होती कि भई मैं अमेज़न में ही जाऊँगा या डीमार्ट रेडी में ही जाऊँगा या बिग बास्केट में जाऊँगा। जहाँ कस्टमर को सस्ता मिलेगा वो वहाँ जाएगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। Again, store expansion going at 11.2 CAGR rate, which is lesser than competitor Reliance. उन्होंने ऑलरेडी 600 स्टोर ऑलरेडी लॉन्च कर दिए कंपेयर टू 365 स्टोर ऑफ डीमार्ट। लेकिन डीमार्ट की खुद की जगह होती है और वो सब होता है। रिलायंस का आई डोंट थिंक वैसे होता होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो ओवरऑल हम लोग ये स्टॉक के बारे में बात करें, थोड़ा और डिटेल में हम लोग वैल्यूएशन की बात करते हैं। तो बेसिकली क्या हो जाता है इन सब कंपनीज़ के में कि अगर हम लोग कॉन्संट्रेट करें कि ये किस तरह से आगे जाके होगा, तो यहाँ एक ही प्रॉब्लम है जो मैंने बोला कि ई-कॉमर्स के सामने कैसे टिकना है। अभी तक चलो परफ़ॉर्म किया है, मैं मानता हूँ, बहुत ही बढ़िया परफ़ॉर्म किया है। इतने टफ बिज़नेस में इस तरह का ग्रोथ लाना इट्स नॉट अ जोक। लेकिन हम तो भई प्राइस देते हैं फ्यूचर के लिए। तो यहाँ तो क्या है कि नो डाउट आपको लगेगा चलो 15-13% का रिटर्न आएगा तो हाँ, आप सोच सकते हो। लेकिन जब आप बात करते हो कि मुझे कंसिस्टेंट कंपाउंडर चाहिए कि पहले के 3-4 साल किस तरह से डीमार्ट भागा था, उस तरह से क्या डीमार्ट अभी भाग पाएगा? आई रियली डाउट सो क्योंकि वो टाइप का मोट अभी बचा नहीं है। अगेन गाइज़ ये सिर्फ़ सजेशन है, रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो आप कुछ भी इन्वेस्ट कीजिए, खुद का रिसर्च करके डालना। ठीक है? हाँ, आपको चाहे कि आपको समझना है कि हम जिस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं, आपको भी ऐसे इन्वेस्ट करना है, तो आप हमारे प्रोडक्ट देख सकते हो, जहाँ हम लोग स्टॉक रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। लिंक दिया गया है, आपको वर्कशॉप अभी 1500 का भी फ्री में मिला है, आप क्लिक करके आप अटेंड कर सकते हो। सो कहने का मतलब है कि डीमार्ट अगर आपके पास है, अगर आप 13-15% का रिटर्न पकड़ के चल रहे हो यहाँ से, तो आई थिंक यू शुड गो नॉट अ प्रॉब्लम बट मैं नहीं समझता कि कंसिस्टेंटली उस तरह से ग्रो होगा। दिस इज़ माय ओपिनियन। उनके लिए डिफिकल्ट बनेगा और समहाउ दिस ऑल दिस ऑनलाइन बिज़नेसेस आर ब्रूटल। सी देयर आर लॉट ऑफ लिक्विडिटी इन दिस मार्केट। ओके, लिक्विडिटी बहुत है, तो इनको अगर ये ज़ोमैटो बोल दे, ब्लिंकिट बोल दे, बिग बास्केट बोल दे या अमेज़न, उनके पास जितना पैसा डालना है झोंकने के लिए वो रेडी है, मार्केट शेयर कैप्चर करने के। तो वो ईज़ी नहीं रहेगा इनको बीट करना। वही चीज़ अभी इन इस डीमार्ट के खिलाफ जा रही है। तो ठीक है, ये चीज़ आप दा देखो देखो, जब कोविड क्राइसिस था तब ये ई-कॉमर्स बिज़नेस 30% से ग्रो होता है। अभी कुछ आई थिंक वो 22% से ग्रो है, लेकिन ग्रो हो रहा है और इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। छोटे गाँव में भी अभी ये लोग पहुँचने लगे हैं, तो ज अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है, आप तुरंत ही बाय कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें होगी। डीमार्ट रेडी उस तरह से ग्रो नहीं हुआ है, तो वही एक अभी नेगेटिव पॉइंट चल रहा है। चलिए, तो ये था डीमार्ट के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो गाइस, प्लीज़ लाइक कीजिए। बहुत मेहनत जाती है ये सब वीडियो बनाने में, बहुत थिंकिंग प्रोसेस आपको बताने में जाती है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई वांट टू गिव यू एन ऑनेस्ट
research and honest feedback from my side. At the end, it's your decision. And do subscribe to our channel. Meanwhile, आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। अब मैं एक काम करता हूँ, आगे के जो क्वेश्चन थे, कल के जो क्वेश्चन थे, वो थोड़े ले लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर में आप नीचे डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन। श्रीनिवास गुड स्टॉक वाड़ी, अच्छा वो वाड़ी के लिए तो मैं वाड़ी रिन्यूएबल्स के लिए तो यही बोलूँगा कि कल के वीडियो की बात कर रहे हैं। गुड स्टॉक यानी हाँ, अभी तक ग्रो हुआ है लेकिन वही है वैल्यूएशन बहुत हाई है। डीएसपी अति सुंदर धन्यवाद तपन सर। यस डीएसपी थैंक यू, थैंक यू। टीसीएस की बात करें जहाँ मैंने बोला था कि आईटी की वापस एक रिबाउंड रैली चालू हो सकती है। एनवी जोसेफ बेसिकली वो बोले कि के सोल्स के बारे में बात करें, सिग्मा, एस एसके सॉफ्ट, ये क्या रखना चाहिए कि नहीं? ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सब स्टॉक आई थिंक एनवी जोसेफ अभी जो रिबाउंड आया आईटी में, आई थिंक आप अभी वेट कर सकते हो। लेट्स सी क्या आता है। आईटी में अगर पुल बैक रैली आती है तो इन सब में भी होगी। ओके, देन मनोज शाह, ओके यू हैव गिवन द आंसर। ठीक है मनोज जी, मैं देख लूँगा वो। अजय मनके, इज़ एनी कॉम्पिटिटर्स ऑफ वारी रिन्यूएबल्स दैट वी कैन इन्वेस्ट? बहुत सारे कॉम्पिटिटर है सोलर में, तो आई थिंक एसडब्ल्यू सोलर है, टाटा पावर है और काफ़ी सारी कंपनीज़ है, जो आप देख सकते हो। ऑफ कोर्स वो रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है, या आई थिंक आप हमारे रिकमेंडेशन टीम सब्सक्राइबर है, तो आई थिंक वहाँ भी हमने खुद दिया अजय जी, वहाँ जाके आप देख सकते हो। पंकज जैन का क्वेश्चन, शुड आई होल्ड और एग्जिट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बंधन बैंक? बंधन बैंक आई एम नॉट टू मच बुलिश, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया also I am not too much bullish. Just think over it, guys. If you want in future, you can switch to better private bank. Pankaj Jain. Could you make a video on semiconductor? हाँ कर सकते हैं। We'll try to work on that also. Me and my team, and will come a video on semiconductor also. एस कुलकर्णी बोल रहे कि कैन आई इन्वेस्ट इन इंडिया सीमेंट? इंडिया सीमेंट, यस, एक तरह का बात चल रही है कि भाई अल्ट्राटेक सीमेंट इंडिया सीमेंट को एक्वायर कर लेगा। ऑलरेडी वो स्टैक अपना बढ़ा रहा है इंडिया सीमेंट में, तो अगर आप ये स्टॉक में है ऑलरेडी तो बेचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंडिया सीमेंट का भाव ऑलरेडी बढ़ गया क्योंकि वो जब से ही एक्विजिशन की बात है। अगर है तो रखो, अदरवाइज़ जाने की ज़रूरत नहीं है। एचबीएल पावर स्टॉक कैसा है? ओके, एचबीएल पावर स्टॉक आई थिंक आप अभी रखो। पावर सेक्टर में एक अच्छी तेज़ी आ रही है। आई थिंक उसके बाद आप कुछ महीनों के बाद आप देख सकते हो कि इसमें क्या करना चाहिए। चलिए गाइस, यहीं तक रखते हैं। देन 1 मिनट, एक और एक क्वेश्चन ले लेते हैं अभिजीत का कि आईटीसी नोटबुक इज़ चीपर देन सुंदरम और नवनीत बट नो नॉट बेटर। ओके, आईटीसी, हाँ, और उनका इतना बड़ा, इतना उतना चल भी नहीं रहा है। मगर हम लोग नोटबुक्स और पेपर्स की बात करें आईटीसी का, पता नहीं क्यों डाइवर्सिफ़ाई किया है वो उस बिज़नेस में। एफएमसीजी इज़ ओके, और उनका टोबैको बिज़नेस ही बहुत ही अच्छा चल रहा है। एनीवेज़, मेरे हिसाब से तो आईटीसी का भी, आप वो आईटीसी का वीडियो देख लेना और मेरा ओपिनियन आपको पता चल जाएगा। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग, एंड गाइस होप आप हर एक वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो में हम लोग काफ़ी डिटेल में जाके बताते हैं कि उस स्टॉक के बारे में। आपको कोई स्टॉक है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए तो सी यू देन, थैंक यू वेरी मच और कल मिलते हैं। बाय बाय।